नमस्कार दोस्तों, क्या जल्द ही वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाला है? क्योंकि आज दुनिया जिस प्रकार से शांत दिखाई दे रही है वो अंदर ही अंदर सुलगने का काम कर रही है। क्योंकि कभी भी अगर विश्व युद्ध शुरू होते हैं तो पहले टीवी पर या किसी प्रकार के अनाउंस नहीं किए जाते हैं, केवल किसी न किसी प्रकार के संकेत दिए जाते हैं और आज ऐसे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बड़े कारण दिखाने वाली हूं जिनकी वजह से आने वाले समय में थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके माइंड में भी किसी प्रकार के कारण आपको दिखाई देते हैं कि इन कारण की वजह से भी वर्ल्ड वार हो सकता है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें तो आज दुनिया का कोई भी देश अकेला चलने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। हर देश को किसी न किसी देश का साथ तो चाहिए ही चाहिए और इसी वजह से आज दुनिया दो खेमे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दो खेमे कैसे? क्योंकि यही दो खेमे सेकेंड वर्ल्ड वार में भी युद्ध का कारण बने थे कि एक देश ने दूसरे देश के साथ में गठबंधन कर रखा था या फिर बहुत अच्छी दोस्ती थी, इस वजह से दोस्ती निभाने के चक्कर में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और वहां पर एक दूसरे देश जो है भिड़ना शुरू हो गए थे। आज भी दुनिया उसी रास्ते पर चल रही है और क्या कर रही है, दो खेमे में बढ़ चुकी है। एक तरफ अगर हम बात करें तो अमेरिका का सहयोगी देशों की हम बात कर लेते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान आ गया। और एक तरफ दूसरी खेमे में आती हैं चाइना, रशिया, ईरान, उत्तर कोरिया और यहाँ तक कि कुछ हद तक अब पाकिस्तान का नाम भी सुनने को मिलता है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि दो खेमे बन चुके हैं तो भारत किस तरफ है? तो मैं आपको बता दूं, भारत बिल्कुल न्यूट्रल है। ना तो भारत पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ है, ना भारत पूरी तरीके से रशिया और चाइना की तरफ है, यानी कि भारत यहाँ पर न्यूट्रल रहने का काम करता है। अब सवाल ये आता है कि देश की लड़ाई कैसे शुरू हो सकती है, कैसे वर्ल्ड वार यहाँ पर शुरू हो सकता है? तो पहला कारण ये आता है कि जब दुनिया दो खेमे में बढ़ जाती है और एक देश गलती से भी अगर किसी देश के ऊपर मिसाइल छोड़ देता है, साइबर अटैक कर देता है, तो वो दूसरा देश क्या करेगा? तुरंत रिएक्शन लेते हुए उसके ऊपर हमला करने का काम करेगा। और अगर इसी प्रकार से छोटे मोटे युद्ध की शुरुआत हो गई तो तीसरा देश आकर वहां पर स्टेटमेंट देगा और बोलेगा ये दोस्त हमारा मित्र हैं और हम इसका साथ देंगे, फिर हथियार सप्लाई करेगा और ऐसे करते हुए यहां पर एक नए प्रकार के युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जिसका सबसे बड़ा वर्तमान में एग्जाम्पल दिखाई देता है अमेरिका का। आप सभी जानते हैं अच्छे से कि अमेरिका अभी हाल ही में ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा बनाने की तैयारी कर चुका है और अगर ये ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ कई प्रकार के यूरोपीय देश, यहाँ तक कि ब्रिटेन भी आज अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप मान सकते हैं यहाँ छोटी मोटी हलचल हो सकती है। सेकेंड, अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान युद्ध की, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी मूड बना चुका है एक बार फिर से भारत के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए। और अगली बार अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो आप यकीन मानकर चलिए कि भारत अकेला युद्ध लड़ेगा, पर उसके सामने केवल पाकिस्तान खड़ा नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ में तुर्की भी खड़ा नजर आएगा, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी आपको दिखाई देने वाला है और इसके साथ में चाइना भी आपको दिखाई देगा। और हो सकता है कुछ खाड़ी देश भी उसका साथ देने के लिए हथियार इसे मुहैया करवा दें। हो सकता है कई सारी चीजें यहाँ पर हो जाए, पर इसी प्रकार से जैसे जैसे गुट बनते हैं और आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना ताइवान का तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो पहला रीजन मैंने आपको क्या बताया है कि ऐसे ही गुट बनेगा और फिर युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जिसके एग्जाम्पल कई सारे भरे पड़े हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था आज केवल तेल के ऊपर डिपेंड है। यहाँ तक कि उन देशों की बात तो आप छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया की अगर अर्थव्यवस्था चल रही है तो वो आज तेल की वजह से चल रही है। अगर ये जो खाड़ी देश आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम सऊदी अरब की बात करें, है ना, कतर, यूएई, अबू धाबी, इन सब की बात करें, ओमान की, इन सारे के सारे खाड़ी देशों से ही पूरी दुनिया क्या करती है? ज्यादातर तेल का आयात करती है। बाई चांस अगर खाड़ी देश ही आपस में लड़ाना शुरू कर दे, जैसे आप सभी जानते हैं ईरान और इजराइल की ऑलरेडी लड़ाई है, इजराइल ऑलरेडी हमास के ऊपर हमला करने के लिए बैठा होता है। यहाँ तक कि अगर ईरान ने किसी प्रकार से परमाणु बम को बना दिया तो अमेरिका इसके ऊपर हमला करेगा और ऐसे करते हुए अगर ये खाड़ी देश आपस में लड़ा गए, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी सऊदी अरब और यूएई आपस में लड़ा गए थे, और जैसे ही खाड़ी देश
के अंदर आपस में लड़ाई शुरू हुई और इन्होंने जैसे ही तेल सप्लाई करना बंद किया तो कई सारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल जाएगी। और जब किसी देश की अर्थव्यवस्था हिलती है तो आप समझ सकते हैं उनका दिमाग भी हिलता है, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से डेड हो चुकी है। आज ये केवल पिज्जा हट का उद्घाटन करने के अलावा इसके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आने वाले टाइम में तेल सप्लाई रुक जाता है तो दुनिया की हर एक गाड़ी रुक जाएगी, तेल के बिना कुछ नहीं है। और इस वजह से क्या होगा, वर्ल्ड वार का एक बड़ा कारण बन सकता है इन खाड़ी देशों की वजह से। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये पहले पॉइंट के ही 3 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। मतलब पहला जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया था ना, सैन्य गठबंधन, उसी के अंदर हम चल रहे हैं। तीसरा आता है ताइवान और समझ सकते हैं अमेरिका। ताइवान का बहुत बड़ा समर्थक माना जाता है अमेरिका, और ताइवान को लेने के लिए चाइना ऑलरेडी लक्ष्य बना चुका है कि 2027 से लेकर 2047 तक का चाइना का राष्ट्रीय लक्ष्य है कि 2027 में इस मिशन की स्टार्टिंग की जाएगी और 2047 का जब पन्ना खुलेगा कैलेंडर का तो उसके अंदर लिखा होगा कि ताइवान का भाग जो है अब पूरी तरीके से चाइना के अंदर मिल चुका है और ताइवान अब चाइना से अलग देश नहीं बल्कि चाइना का ही एक हिस्सा है। उसे वो स्टेट बनाओ या कुछ और बना दो। और यहाँ पर अमेरिका कई बार क्लियर कह चुका है कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो अमेरिका इसकी सुरक्षा के लिए सीधे तरीके से युद्ध में शामिल होगा। अगर चाइना ने यहाँ पर मिसाइल से अटैक किया तो ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका यहाँ मिसाइल अटैक भी करेगा। यानी कि ये युद्ध केवल चाइना और ताइवान का नहीं बल्कि चाइना अमेरिका का होगा। मतलब एक देश का सहयोग करने के लिए अमेरिका कूदेगा, अमेरिका का सहयोग करने के लिए दक्षिण कोरिया कूदेगा, इसी का सहयोग करने के लिए जापान भी कूदता हुआ दिखाई देगा। मतलब आस पड़ोस के जो भी देश अमेरिका के सहयोगी हैं, जो चाइना के आसपास लगते हैं, वो सब के सब युद्ध में लड़ाएंगे। और इस वजह से आप मान सकते हैं जो चाइना के सहयोगी होंगे वो चाइना का साथ देने के लिए यहाँ पर जरूर दिखाई देंगे। तो ये अभी हम मान सकते हैं कि दुनिया का अंत करने के लिए केवल ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो आप समझ चुके होंगे ये भी कारण है। इसके अलावा अब तक रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो केवल एक प्रॉक्सी वॉर है। प्रॉक्सी वॉर आप समझते होंगे कि क्या होता है। अगर आप नहीं समझते हैं तो जरा सुन लीजिए। प्रॉक्सी वॉर जो होता है उसमें हम सीधे तरीके से युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिजबुल्लाह से रिलेटेड मैं दे दूं। हिजबुल्लाह किसको परेशान करने का काम करता है? इजराइल को। इजराइल क्या करता है? हिजबुल्लाह को मारने का काम करता है। अब हिजबुल्लाह को पैसे कौन देता है? कौन देता है? ईरान देता है। ईरान सीधे तरीके से इजराइल के साथ में युद्ध नहीं लड़ता है, पर वो ऐसे संगठन रेडी करता है जो सीधे तरीके से पैसे, फंडिंग, हथियार सब लेते हैं और दुश्मन देश के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। ठीक आज जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो एक प्रॉक्सी वार ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अब तक इस युद्ध को चलते हुए पूरे 5 साल बीत चुके हैं और युद्ध चलने का केवल एक रीजन है, वो है नाटो, है ना। यूक्रेन ने अनाउंस किया था वो नाटो के अंदर शामिल होना चाहता है और अगर वो नाटो के अंदर शामिल हो जाता है तो रशिया के साथ में अमेरिका की और नाटो देशों की सीधे तरीके से सीमा लगेगी और ये बात कभी भी पुतिन को बर्दाश्त नहीं है और इसी वजह से इस बात की लड़ाई हो रही है कि नहीं? इसी बात से लेकर लड़ाई हो रही है। प्रॉक्सी वार इसलिए मैंने बोला है क्योंकि नाटो यहाँ सीधे तरीके से यूक्रेन का साथ देने के लिए नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है इसका मतलब साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है, ये मत मानिएगा। साथ देता है पर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि नाटो 100% इसको हथियार मुहैया करवा रहा है और इसी वजह से यूक्रेन इतने लंबे समय से जो है किसके साथ में युद्ध लड़ रहा है? पुतिन के साथ में युद्ध लड़ रहा है। तो ये एक प्रकार का प्रॉक्सी वार है और जिस दिन नाटो खुलकर इसके अंदर शामिल होगा, रशिया खुलकर हमला करना शुरू कर देगा, उसके आधे घंटे में ही ये युद्ध खत्म हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और अगर नाटो देश यहाँ पर हमला करेगा, रशिया भारत का बहुत अच्छा मित्र है, हो सकता है ये भारत से मदद मांगे। रशिया बहुत अच्छा चाइना का मित्र है, हो सकता है ये चाइना से मदद मांगे और फिर वही सैन्य गठबंधन, दोस्ती का वादा और इसी वजह से युद्ध में कूदेंगे और एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। वैसे भी 2026 के लिए तो एक भविष्यवाणी हो रखी है कि इसी साल आपको थर्ड वर्ल्ड वार की झलक भी दिखाई दे सकती है और एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। इस साल अनाउंस भी हो रखा है कि दुनिया के 8 देश तकरीबन बहुत बड़े स्तर पर लड़ाने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अलावा आप सभी ने देखा होगा कि लगातार कई सारे देश अभी हाल ही में मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं।
हम किसी और देश में ना जाकर केवल अगर भारत की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आपने लगातार देखा होगा भारत ने कई प्रकार की मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। और भारत जब सफल परीक्षण करता है तो उसके साथ ये बात भी दिखाता है कि हमारी मिसाइल इस प्रकार की है, यहाँ से छोड़ा जा सकता है, इतने किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान चाइना का ये वाला हिस्सा कवर होता है, यूरोप रशिया का ये वाला हिस्सा कवर होता है, हवा में उड़ सकती है ना, जमीनीगत स्तर से मार सकती हैं, पानी पनडुब्बी से मार सकती हैं। हर एक एरिया हर एक मिसाइल का बताया जाता है। इसको छोड़ो, आप पाकिस्तान की तैमूर मिसाइल की अगर हम बात करें, गजनवी की, गोरी की, बाबरी, सबकी अगर हम बात करते हैं तो इन मिसाइल के बारे में क्या लिखा हुआ मिलता है कि हमारी ऐसी खतरनाक मिसाइल कि भारत के अंडमान निकोबार तक मार सकती है, श्रीलंका तक जा सकती है, यही दिखाया जाता है ना। ये रेंज वैसे नॉर्मली बोल सकते हैं कि हमारी मिसाइल की रेंज जो है वो 2000 है, 3000 है, पर नहीं, यहाँ किसी और दुश्मन देश के लिए क्या किया जाता है, डर बैठाना, चेतावनी देना, इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और इन दिनों दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब के सब सफल परीक्षण करने में लगे हुए हैं। यानी आपको आज अगर सामान्य फील हो रहा है ना कि बहुत नॉर्मल माहौल चल रहा है, तो आप बहुत बड़ी नींद में हैं, क्योंकि आज किसी प्रकार का सामान्य माहौल नहीं रहा है। दुनिया किसी न किसी बड़े स्तर पर बड़े युद्ध की तैयारी के लिए लगी हुई है। अगर हम मिसाइल की बात करें तो आज मिसाइलों को लेकर भी एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन लगा हुआ है। चेन रिएक्शन कैसे? अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा तनाव तटीय इलाके की, है ना, बहुत ज्यादा तनाव जहां रहता है वो है साउथ चाइना, है ना, साउथ चाइना सी जो है उसके अंदर की हम बात करते हैं। एक ऐसा इलाका जहां पर ताइवान के जहाज घूम रहे हैं, वहां पर इंडोनेशिया के जहाज घूम रहे हैं, वियतनाम के घूम रहे हैं, चाइना के ताइवान हो गया है, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। अगर हम उंगली पे भी गिने तो 12 देशों के जहाज एक साथ यहाँ पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। जहाज नहीं, केवल युद्धपोत भी आप मान के चलिए। और अगर एक भी युद्धपोत गलती से टकरा जाता है, इन पर लगी हुई मिसाइल अगर गलती से भी चली जाती है और इसी गलती की वजह से चेन रिएक्शन शुरू होगा और घंटों में तबाही यहाँ शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज पहले जैसे युद्ध नहीं बचे हैं कि सेना पारंपरिक स्तर पर उतरेगी, आमने सामने आएगी, फिर बंदूकों से गोली मारेगी, वैसा युद्ध नहीं है। आज का युद्ध ना तो टैंकों वाला युद्ध है कि टैंक लेके जाना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। आज का युद्ध चंद घंटों में खत्म होने वाला युद्ध है, क्योंकि हर देशों ने ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाई हैं कि आप देखोगे एक मिसाइल छोड़ी 15 देश खत्म, एक मिसाइल छोड़ी 15 शहर खत्म, एक मिसाइल छोड़ी पूरा का पूरा इलाका खत्म। इसलिए हम मान सकते हैं कि दुनिया के हर एक बड़े बड़े शहर को निपटाने के लिए केवल 30 मिनट काफ़ी है। तो आप मान लीजिए कितने बड़े लेवल के हथियार अब बन चुके हैं। और थर्ड वर्ल्ड वार दुनिया का सबसे खतरनाक वार होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पूरी दुनिया में केवल अमेरिका के पास में क्या था, परमाणु था ना। और उसने एक ऐसे देश के ऊपर परमाणु छोड़ दिया जिसके पास कोई परमाणु नहीं था, यानी कि जापान के ऊपर उसने परमाणु अटैक किया, पर फिर भी उसके पास में किसी प्रकार का हथियार नहीं था। और आज लगभग दुनिया के कई सारे देशों के पास में परमाणु मौजूद है कि नहीं? कई सारे देश ऐसे हैं जो नहीं बताते, जिसमें सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है इजराइल का। इजराइल कभी भी इस बात को साझा नहीं करता है कि इसके पास में परमाणु है, हालांकि यह हकीकत है कि इसके पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो ये हो गए हैं 2 कारण। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे प्रमुख कारण की। तीसरा कारण यह है, अगर अमेरिका का अपमान हुआ और अमेरिका का ट्रंप चच्चा गुस्से में आ गया तो आप मान लीजिए थर्ड वर्ल्ड वार की वो नींव जरूर रख देगा। कैसे रखेगा? अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है डॉलर, अमेरिका की मुद्रा है ये डॉलर। अब दुनिया भर के जो भी व्यापार होते हैं वो डॉलर में होते हैं, और इसी डॉलर से बाहर निकलने की तैयारी में लग चुका है चाइना और रशिया। चाइना रशिया वाले बोलते हैं कि हम डॉलर में बिल्कुल भी जो है व्यापार नहीं करेंगे, इसीलिए ये ब्रिक्स को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और जब ये डॉलर के अंदर व्यापार नहीं करेंगे, मतलब बड़े देश इससे निकलना शुरू हो जाएंगे, तो कई सारे देश इससे बाहर निकलेंगे। और जब कई सारे देश बाहर निकलेंगे तो अमेरिका ये सीधे तरीके से मान लेगा कि उसकी सत्ता पर सीधे तरीके से हमला हुआ है। क्योंकि आज दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत करेंसी में से अगर एक कोई है तो वो है डॉलर। और यहाँ पर डॉलर पूरी तरीके से गिरता दिखाई देगा अगर चाइना रशिया भी यहाँ से बाहर हो जाते हैं, और इनकी देख में कई सारे देश जो हैं इससे बाहर होंगे। अमेरिका पूरी तरीके से डेड हो सकता है। और इसी वजह से जैसे इन दोनों ने जिस दिन अनाउंस कर दिया कि हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, हम आज से डॉलर में किसी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे, आप मान लीजिएगा उसी दिन थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाएगी। चौथी की अगर हम बात करें तो चौथा रीज़न है जो कि
दुनिया की चीफ फैक्ट्री कहलाता है, जिसे चिप्स फैक्ट्री भी कहते हैं। खाने वाले चिप्स नहीं है ये, चिप जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि ज्यादातर गोल्ड कलर की होती है। अब ये चिप क्या है? पूरी दुनिया का तकरीबन 60 से 85% चिप अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो मिलेगा ताइवान के अंदर। ताइवान का ये आपको फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, ताइवान के अंदर। अब आप देखिए, सेमीकंडक्टर चिप की अगर बात करें तो वो आज दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ताइवान चिप देना बंद कर दे तो आज जिस प्रकार के मोबाइल बन रहे हैं ना, है ना, आपको दिखाऊं मैं, इसमें तो होगा नहीं, आज जिस प्रकार के मोबाइल बन रहे हैं वो मोबाइल नहीं बनेंगे। आज बड़ा आसानी से हर एक यूज़ कर लेता है ना फ़ोन का, वो नहीं कर पाएगा। उसका छोड़ दो, आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आप यूज़ कर रहे हैं उनका सबका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे अगर इसने नहीं दिया तो। अगर इसके अलावा हम कार की बात कर लें, कार को छोड़ दो, दुनिया के लिए आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मिसाइलें हैं। मिसाइल भी नहीं बन पाएगी। तो आज अगर दुनिया की सारी चीज़ें बन रही हैं तो वो किसकी वजह से? इसी चीफ की वजह से। और ये चीफ केवल दुनिया के 2 देशों के पास मिलती है, एक है चाइना के पास में और एक है ताइवान के पास, जो सबसे ज़्यादा किसके पास में है? ताइवान के पास है। और अगर चाइना ने यहाँ पर हमला किया, सब कुछ तबाह हो गया, ताइवान पूरी तरीके से सपाट हो जाता है, तो इन चीज़ों की ख़त्म हो जाएगा। और ये ख़त्म होता है तो अब मान लीजिए वर्ल्ड वार की शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई जाएगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने भविष्यवाणी भी कर रखी है कि भविष्य में जंग की नींव अगर कहीं से रखी जाएगी तो वो होगा चाइना और ताइवान का युद्ध। क्योंकि ताइवान को लेकर तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि चाइना ने बोल दिया है 2027 से 2047 का एक लंबा चौड़ा दौर, जो कि चाइना का राष्ट्रीय लक्ष्य है। तो अगर ये चिप खत्म हो गई तो भी दिक्कत होगी। इसके अलावा चाइना के पास में जो रेयर अर्थ खनिज हैं, जो कि मिसाइल के लिए, कार के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसने भी दुनिया को देने से मना कर दिया तो भी दिक्कत होने वाली है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस ये टैक्स बढ़ा सकता है, जो कि अभी तक बढ़ाते आया है। इसके अलावा अगर 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट कारण हम देखें तो वो है गुप्त समझौते। अब आप बोलोगे कि सैन्य समझौते आपने शुरुआत में बताया, अब गुप्त समझौते कहाँ से आ गए? जरा ध्यान से सुनिएगा। गुप्त समझौते जो कि आज के अघोषित युद्ध हैं, पर आने वाले टाइम में युद्ध हो सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि युद्ध केवल पारंपरिक नहीं होते हैं, सेना ही नहीं लड़ती हैं, टैंक नहीं लड़ते हैं, बल्कि मिसाइलों से लड़े जाते हैं। अब जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो युद्ध ना तो मैदान के अंदर लड़ा जाएगा, ना किसी प्रकार के टैंक से लड़ा जाएगा, ना किसी प्रकार के मिसाइल ड्रोन से लड़ा जाएगा, किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि अलग टाइप का युद्ध होगा। और ये युद्ध किस प्रकार का होगा? जिससे हम एक प्रकार का कोल्ड वार मान सकते हैं कि ऐसी ही शुरुआत यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें पहला वार होगा बिना गोली चलाए हुए। अब बिना गोली चलाए हुआ वार कैसा होगा? जिसमें पहला पॉइंट आता है साइबर वॉर, साइबर अटैक। साइबर अटैक में क्या होगा? पूरे के पूरे देश की बिजली ही गुल कर दी जाएगी, पूरे के पूरे देश का साइबर बंद कर दिया जाएगा, पूरे देश का इंटरनेट ही बंद कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? अगर पूरे देश की बिजली गुल हो जाए, है ना, साइबर बंद हो जाए, पूरी तरीके से रेलवे, बैंक, टैक, है ना, सैटेलाइट वगैरह, जीपीएस, इंटरनेट, मिसाइलें, सब कुछ पूरी तरीके से बंद कर दी जाए, हैक कर दी जाए, तो वो देश वैसे ही डेड हो जाएगा, है ना। और अगर ऐसा कुछ लंबे अरसे तक चलता रहा तो फिर एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ से निकल के आएगा। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो सीक्रेट मिलिट्री डील, जो कि आज कई सारे देश कर चुके हैं, और अभी हाल ही में कुछ समय पहले न्यूज़ में आया भी था और मैंने भी इसको कवर किया था, आपको बताया था कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इन दोनों युद्ध के अंदर भाड़े के सैनिक दिखाई दिए हैं, और खास करके पाकिस्तान के। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के जो हैं भाड़े के सैनिक कहाँ दिखाई दिए हैं? रशिया यूक्रेन युद्ध में, जो कि किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। आपने ये भी सुना होगा कि भारत के सैनिक नजर आ रहे थे रशिया में, जो कि रोते हुए नजर आ रहे थे कि हमें जबरदस्ती यहाँ पर शामिल कर दिया है, हम इस युद्ध में नहीं लड़ना चाह रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर हरियाणा और यूपी के जो हैं शामिल थे सैनिक, है ना। तो आप जरा इस बात को देखिए कि भाड़े के सैनिक लेने का काम भी बहुत ज़्यादा होगा, और ये सब कुछ अभी भी गुप्त रूप से चल रहा है। ऐसे नहीं है कि केवल इन दोनों देश ने किया है, आज कई सारे देश हैं जो कि ऐसा गुप्त रूप से कर भी रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये 5वां और सबसे खतरनाक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि थर्ड वर्ल्ड वार के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। आपको क्या लगता है, क्या इन सारे पॉइंट की वजह से थर्ड वर्ल्ड वार होगा, या इसके अलावा भी आपके माइंड में और कोई ऐसा पॉइंट आता है जो मैंने यहाँ स्किप कर दिया, शायद मुझे बताना चाहिए था?
जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और क्या आप भी मानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार जल्द ही शुरू हो जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से सेकेंड टर्म में ट्रम्प चचा आया है, जो भड़काऊ नीति दे रहा है, इसने 7 देशों को ऑलरेडी परेशान कर दिया, 8 देशों का युद्ध भाई साहब ने रुकवा दिया। और आज भी अनाउंस कर रहा था, मैंने तो 8 युद्ध रुकवाए, मुझे तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। सेकेंड हैंड मिला तो था अभी, फिर भी चाहिए। मतलब ये बुरी तरीके से दुनिया को परेशान कर रहा है। उधर परेशान करने के लिए इसने 2 डॉग भी पाल रखे हैं, जिनमें आप सब जानते हो हसीब मुनीर और पाकिस्तान का पीएम, जो कि लगातार भारत को ही धमकी देते आ रहे हैं, है कि नहीं? तो ये किसी भी दिन भारत के अंदर आतंकी अटैक करेंगे, और जब बड़ा अटैक हुआ तो आप मान लीजिए एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा, और भारत एक बार फिर से इनकी पुंगी बजाने में टाइम नहीं लगाएगा। और इस तरफ पुतिन का जो है बिल्कुल सब्र का इंतहाम ले चुके हैं जेलेंस्की। तो हो सकता है जेलेंस्की की 2026 में और बुरी तरीके से वाट लगा दे ये। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट एग्जाम नारी के नाम से मैंने पिन कर रखा है, उस पे जाके आप टाइप कीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कोड यूज कर देना, जिससे कोड का नाम है नारी जी नारी 100। क्या है? नारी 100। इस कोड का जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।